न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस को। कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का तीखा बयान। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संदेश। तेजस्वी यादव ने नए बिहार के सपने को बताया मिशन। तो खबरें विस्तार से। कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का तीखा बयान। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में हाल ही में सामने आए कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस राज्य की सत्ता में बनी रहेगी, तब तक इस तरह की दुखद और गंभीर घटनाएं लगातार होती रहेंगी। बलात्कारियों को कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि टीएमसी उन्हें संरक्षण देगी और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। यह स्थिति राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाती है और इससे जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि दोषियों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा न मिले और समाज में महिला सुरक्षा की भावना मजबूत हो। 3 आदमी को पकड़ लिया गया, इसके बारे में आपका? देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। तमन्ना के केस में भी देखा जाए 26 जून के नाम पे एफआईआर है, पर 5 जून को पकड़ा है। अभी क्या इस पुलिस से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संदेश। आप देख रहे हैं पुरी की खबर, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है। इस पवित्र अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक संदेश भी प्रसारित किया, जो उन्होंने रथ यात्रा के दौरान साझा किया है। मंत्री प्रधान ने कहा है कि मैं कामना करता हूं कि महाप्रभु के आशीर्वाद से पूरा देश और पूरा विश्व शांतिपूर्ण हो, प्रगति और विकास हो, यही महाप्रभु हमेशा सोचते हैं। उन्होंने इस सनातन धर्म की विशेष परंपरा का भी वर्णन किया है। यह एकमात्र धाम है जहां हर साल भगवान पूरे परिवार के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसका मूल अर्थ है कि भगवान सामाजिक सद्भाव, समावेश और भाईचारे में विश्वास करते हैं। मैं आज रथ यात्रा की पवित्र शुभ अवसर पे देशवासियों को महाप्रभु की ओर से महाप्रभु के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे, यही मैं निवेदन करूंगा। देशवासियों को शुभेच्छा देता हूं। महाप्रभु की आशीर्वाद से संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व शांतिमय हो, प्रगति हो, विकास हो, यही महाप्रभु के मन में सदैव रहता है। सनातन परंपरा में एक अनन्य व्यवस्था है। एक ही धाम है जहां प्रभु हर एक साल पूरा परिवार के साथ, भाई बहन सुदर्शन जी के साथ लेके वो मौसी के घर जाते हैं। इसकी मूल अर्थ है प्रभु हमारे सामाजिक समरसता की विश्वासी है, समावेश की विश्वासी है, भाईचारा का विश्वासी है। इस अनन्य रथ यात्रा में सभी लोगों को मैं फिर एक बार शुभेच्छा देता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की। तेजस्वी यादव ने नए बिहार के सपने को बताया मिशन। राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित छात्र युवा संसद में युवाओं को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम न केवल बिहार में सरकार बनाएंगे, बल्कि एक नए बिहार का निर्माण करने पर पूरी ताकत से काम करेंगे। तेजस्वी ने युवाओं को विश्वास दिलाया है कि उनकी सरकार शिक्षा, रोजगार और विकास को प्राथमिकता देगी और बिहार को नई दिशा में ले जाएगी। बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहां मैं कोई
स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा समूह को शुभारंभ किट दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले समूह के तीर्थयात्रियों को शुभारंभ किट प्रदान की गई है। सीएम ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की कामना करते हुए कहा है कि मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी को अपना आशीर्वाद दे और सुरक्षित वापस लौटने में मदद करे। उन्होंने यह भी बताया है कि तीर्थयात्रियों को वापसी पर यूपी सरकार से 1 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि उनकी यात्रा में कोई कठिनाई ना हो। कैलाश मानसरोवर भवन में आज यहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे पहले जत्थे की आज हम यहां से उनकी यात्रा का शुभारंभ का किट उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी यात्रियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा इन सब पर बनी रहे, ये सकुशल वापस आए और वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश के यात्री फिर 1-1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पाएंगे। मैं इन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और ये कैलाश मानसरोवर भवन हमने उन्हीं की सुविधा के लिए यहां पे स्थापित भी किया था और मुझे अच्छा लगा कि आज 200 से अधिक श्रद्धालु जन इस भवन में आकर के इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज प्रातःकालीन सत्र में गाजियाबाद आया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का हिस्सा बना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हम लोगों ने एक डाटा सेंटर का भी, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का भी यहां पे शिलान्यास किया है और ये सुखद अनुभूति का विषय है कि CEL जो पहले घाटे का एक पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठान बन चुका था, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा था, वह डिसइन्वेस्टमेंट से बचकर के अब एक प्रॉफिट देने वाला भारत के मिनी रत्न प्रतिष्ठानों में से एक बन चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया आपातकाल का भयावह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल दिवस संगोष्ठी में कहा है कि आपातकाल का दौर अत्यंत भयावह था। उन्होंने बताया कि उस समय पत्रकारों, नेताओं और महिलाओं को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस मनाने का आह्वान किया गया है ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि कैसे एक व्यक्ति की जिद ने लोकतंत्र की आत्मा की हत्या की और संविधान को दबा दिया। इमरजेंसी थी, आपातकाल, छोड़ो वो कितनी भयावह थी, किस प्रकार से छोड़ो जेल में घुसा गया था, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सबके स्मरण में इमरजेंसी जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ।
कि संविधान की किस प्रकार से हत्या की गई और पूरे देश के अंदर आज जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने एक व्यक्ति की हठधर्मिता उस समय जिसके कारण से संविधान की आत्मा को कुचला गया, दबाया गया और संविधान की हत्या की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जेपी नारायण के आंदोलन को याद किया। दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि 1971 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जेपी नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने बताया है कि इस आंदोलन को कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करने वाले कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने समर्थन दिया था, जिसने बिहार में खासा लोकप्रियता हासिल की। विशेष रूप से हमारे देश में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी 71 के चुनाव के बाद, उसके बाद में जो घटनाक्रम था उसमें जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में धीरे धीरे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक काफी बड़ा जन आंदोलन देश में खड़ा होने की शुरुआत शुरू हुई और बिहार इसका केंद्र था। मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो उस समय शायद गोविंद जी पटना विभाग प्रचारक थे और ये आंदोलन जब शुरू हुआ तब इस आंदोलन की व्याप्ति बढ़ती गई और कांग्रेस विरोधी विचारों के अनेक लोगों ने इसका समर्थन किया और विशेष रूप से समग्र क्रांति, ये जो जेपी जी ने उस समय घोषणा की थी, उस समय यह आंदोलन बिहार में काफी तेजी से बढ़ने लगा। शायद अश्विनी चौबे जी उस समय पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के शायद अध्यक्ष उसी के दूसरे साल चुन के आए थे और सुशील जी भी थे उस समय। और बिहार में विद्यार्थी परिषद का अनेक कार्यकर्ताओं का सहभाग उसमें था और उस समय मैं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। विद्यार्थी परिषद के अनेक विद्यार्थियों का सहभाग होते हुए आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ता गया और इस आंदोलन में हमारे विचार परिवार के जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी, शक्ति दी और दिशा दी, उन दो व्यक्तियों में जिनका उस समय जो एक प्रकार से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसमें गोविंदाचार्य जी थे और दूसरे हमारे राम बहादुर राय जी थे। बढ़ते अगली खबर क्यों। राहुल गांधी ने विश्वकर्मा समाज से की बातचीत। लोकसभा नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में देश भर से आए विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसमें समाज के विकास, रोजगार सृजन और उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। गांधी ने कहा है कि विश्वकर्मा समाज अपनी कुशलता, हुनर और मेहनत से समाज निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। इस दौरान गांधी ने जोर दिया है कि सरकार और समाज के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है ताकि इस समुदाय के प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उच्च अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। कि इसके अलावा उन्होंने जाति आधारित प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी जरूरत पर भी बल दिया है। पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज की आबादी बिहार में खासकर जनगणना के हिसाब से 7.5% है। विश्वकर्मा समाज 5 भागों में बटा हुआ था, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा, कुम्हार, लेकिन सब अलग अलग थे। तो आज समय की मांग है और परिस्थिति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हकदारी। तो हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों से लगातार दिन रात 24/7 काम करके ये 5 को एक किया। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं? जी नहीं है। मीडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में आपका कोई नहीं? नहीं है। हायर जुडिशरी में कोई नहीं? नहीं है। सीनियर जनरल्स में कोई नहीं? आपको ये सवाल पूछना है कि हिंदुस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे लोग क्यों नहीं है? पावर स्ट्रक्चर। हिंदुस्तान में हम 100 साल पहले आते तो सारा का सारा फर्नीचर ये बढ़ाई लोग बनाते थे। सही बात है। मतलब अगर ये बनता तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था, वो बना तो बढ़ाई बनाता था। जी जी, राइट। वो आपकी जगह खा गए, खत्म, आपकी जगह ले ली और चाइना के बढ़ाइयों को पकड़ा दी। जी, मार्केट को पकड़ा दी। मार्केट को नहीं,
चाइना में बढ़ई काम कर रहा है, चाइना में बढ़ई भी काम कर रहा है, लोहार भी काम कर रहा है, सुनार भी काम कर रहा है, कुम्हार भी काम कर रहा है, कसेरा भी काम कर रहा है। उधर की कंपनी उसकी है। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। बट यहाँ हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर ये 1990 की लड़ाई है। आप सोचोगे यार हमारे 5 लोग विधानसभा में आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। वो 5 लोगों को ऐसे अंबानी खरीदेगा 2 मिनट में। तो हम लोग क्या करें, रास्ता बताइए ना। अब ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कुरुक्षेत्र उधर चला गया है। तो सर उधर जाने के लिए क्या ये संसाधन नहीं है हमारे पास? नहीं, सबसे पहले उधर जाने का तरीका जाति जनगणना है। जाति जनगणना में मैं क्यों प्रेशर डाल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन जाति जनगणना टेबल पे आ गया मामला ही खत्म, उस दिन आपके सब लोगों को पता लग जाएगा यार ना हम शिक्षा के सिस्टम में हैं, ना हम स्वास्थ्य के सिस्टम में हैं, ना हम कॉर्पोरेट इंडिया में हैं। नहीं सर, हम तो मेरा कहना है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके एमएलए बन जाए, बट जब तक आप वो बड़ा सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपका होने वाला कुछ नहीं है। बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान का जो पावर का सिस्टम है उसमें आपको कैसे घुसाया जाए जी, और इससे उसमें नहीं घुस रहे हो, इससे नहीं घुस पाओगे। आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, आपका जीने का तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी जो हिस्ट्री है उसमें कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। दलित जो है वो सबसे दबा हुआ है, बट अपनी हिस्ट्री में उसकी कॉन्फिडेंस है। उनका इकट्ठा होने का अपने इतिहास को याद रखा, आप भूल गए। और पूरा राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा गेम यही चल रहा है कि यार ये जो ओबीसी हैं इनको अपना जो इतिहास है ये भूलवा दो। हिंदुस्तान की जो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी वो 2 फेज में थी। पहले कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई देखो हम अंग्रेजों के सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। 1929 में 29 में गांधी जी और नेहरू जी और इन सब ने कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम पावर चाहते हैं। अभी आप लोग रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हो। अभी आप लोग कह रहे हो कि भैया हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूर्ण स्वराज चाहिए आपको अभी आप पावर के लिए नहीं लड़ रहे हो, अभी आप रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हो। मतलब पावर यहां पे है, आप कह रहे हो यार 2 कुर्सी हमें दे दो, भागीदारी हो जाए थोड़ी सी 2 कुर्सी दे दो। आपने मुझे बोला कि भैया हिंदुस्तान में कि 5000 एमएलए हैं, हमें 5 दे दो, मतलब 1000 में से 1, राइट? आप मेंटली रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हो, पावर के लिए नहीं लड़ रहे हो। जब तक आपने ये अपने माइंड में नहीं बदला कि मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपनी हिस्ट्री के लिए लड़ रहा हूं, मैं पावर के लिए लड़ रहा हूं, तब तक ये गाड़ी आस्ते 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 चलेगी, थोड़ी देर बाद ठक रुक जाएगी। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो आप बहुत कम स्पेस के लिए लड़ रहे हो। आपके माइंड में ये सवाल नहीं उठ रहा यार ये छोड़ो यार, मैं 1 कुर्सी नहीं मांग रहा, अब मैं आधी टेबल मांग रहा हूं। जब तक आप आधी टेबल नहीं मांगोगे तब तक आपके लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ओबीसी वर्ग सोचेगा यार ये तो मतलब हम 50% ही 2 कुर्सी मांग रहे हैं यार। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो लगाम है वो मैं ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन कम्युनिटीज के हाथ में डाल दूं, क्योंकि यही आपका हथियार है। आप हमारा नेतृत्व कीजिए, समाज आपके साथ तन मन धन के साथ रहेगा। ये नहीं कि कल बिहार में ही रहेगा, इतनी मैं सबके सामने वादा करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आपके साथ रहेगा। ये आपने जो जनगणना का जो लोकसभा में उठाया था करवा के रहेंगे, वो आपने मनवाया, आपकी जीत है जी, तो हम लोगों के लिए। बट ये कराएंगे नहीं है, ये बड़े बदमाश है। ये जब से आपने आवाज उठाई थी उसके बाद हमने क्रीमी लेयर के खिलाफ रोहतक से लेकर चंडीगढ़ पद यात्रा, पैदल यात्रा कीजिए, पद यात्रा सर हमने धूप में। मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता, तो जब मैं देखता हूं कि भैया अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं वहां जाता हूं। मैं अन्याय के खिलाफ, मुझे वो नहीं अच्छा लगता।
मेरी कोशिश है बिहार में, नॉर्थ इंडिया में, कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो ट्रेडिशन है उसको रिस्पेक्ट मिले, और उसकी जो ओरिजिनल जड़ है जो बीजेपी आरएसएस लोग काट रहे हैं उसे एक बार फिर मतलब मजबूत बनाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में आपातकाल संगोष्ठी, सीएम धामी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। देहरादून में आयोजित आपातकाल दिवस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं जन जागरण के माध्यम से लोगों से आग्रह करता हूं कि वे कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछें, क्या वे आपातकाल को अपनी ऐतिहासिक भूल मानते हैं? क्या वे इसके लिए प्रायश्चित करने को तैयार हैं? सीएम धामी ने पूछा कि क्या कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र सेनानियों, जबरन नसबंदी झेलने वाले परिवारों, प्रेस या न्यायपालिका से माफी मांगी है? उन्होंने कहा है कि जब न्यायपालिका कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं देती तो वे उस पर सवाल उठाते हैं। मीडिया अगर सवाल करता है तो हम जानते हैं कि कांग्रेस किसे दोषी ठहराती है। यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए संघर्ष मां गुजरात नामक एक किताब भी लिखी थी 1978 में, और कल ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आपातकाल के दौरान संघर्ष पर लिखी गई एक नई पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का भी विमोचन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक और संविधान हत्या दिवस के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी जान सकेगी कि किस तरह आपातकाल के दौरान संविधान को रोला गया, लोकतंत्र की आत्मा को निर्ममता से कुचला गया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जहां हमने कल लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम मुख्य सहयोग सदन में आयोजित किया था, इसके साथ ही देश भर में, प्रदेश भर में आपातकाल के दौरान इस महान आंदोलन के बारे में हमारी नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रदर्शनों का भी आयोजन पूरे प्रदेश भर के अंदर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने लोकतंत्र सेनानियों की जो प्रतिमा उनको सम्मान निधि मिलती थी उसको भी बढ़ाया है, और कल ही मैंने ये घोषणा भी करी है कि कुछ हमारे देश के राज्यों में इसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम का अध्ययन करके आने वाले विधानसभा के सत्र में हम यहाँ भी राज्य में भी उस अधिनियम को पारित करेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के उनके सम्मान से जुड़े हुए विषय हैं। कुछ ऐसे विषय हैं, कल उन्होंने मेरे सामने बात रखी थी कि हमको परिचय पत्र मिलना चाहिए जैसे हम कहीं जाते हैं, तो मैंने कल उसकी घोषणा भी कर दी। सभी जिलाधिकारियों को उसके निर्देश भी दे दिए हैं कि तत्काल उनको परिचय पत्र दे दिए जाएं, जिससे कि कहीं भी वो दिखे तो हम सब लोग और सभी लोग एक सम्मान उनके प्रति लोगों का सामने हो। साथियों, मैं आज इस अवसर पर सभी से आह्वान करता हूं कि आप लोग जनता के बीच जाकर जन जागरण के माध्यम से उनसे आग्रह करें कि वो लोग कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं से कुछ प्रश्न पूछें कि क्या आपातकाल को कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक गलती मानती है, और यदि मानती है तो क्या कांग्रेस आपातकाल के अपने निर्णय को लेकर प्रायश्चित करने को तैयार है? क्या कांग्रेस ने कभी इसके लिए लोकतंत्र सेनानियों से माफी मांगी है? क्या उन्होंने उन परिवारों से माफी मांगी है जिनके घरों में जबरन नसबंदी कर दी गई? क्या उन्होंने प्रेस और न्यायपालिका से कभी खेद व्यक्त किया है? मुझे पता है कांग्रेस उनके किसी भी सवाल का, जो भी सवाल उनसे किए जाएंगे, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आज भी उनके युवराज संविधान और लोकतंत्र को अपनी कठपुतली समझते हैं। आज भी कांग्रेस का वही चरित्र बरकरार है। आज भी जब अदालतें उनके पक्ष में नहीं जाती हैं तो न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं।
जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला करते हैं, जब मीडिया सवाल पूछता है तो उसे अपमानित करते हैं, जब जनता उन्हें नकार देती है तो आप सब जानते हैं किसको दोषी ठहराते हैं। जोर से बोल रहे हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं। साथियों, आप सभी को कांग्रेस के इस दोगले चरित्र को उजागर करने हेतु आगे आना होगा। हमारे लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना होगा, जिससे हमारे लोकतंत्र की शक्ति, नागरिकों की लोकतंत्र के प्रति आस्था को और मजबूत। बढ़ती अगली खबर क्या, वाराणसी केस में एसआईटी रिपोर्ट से नया मोड़। वाराणसी में कथित बलात्कार की घटना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के वकील आलोक सौरभ ने एसआईटी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि घटना की तिथि आरोपी के वकील आलोक सौरभ ने एसआईटी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि घटना की तारीखों के दौरान पीड़िता को अलग अलग लोगों के साथ घूमते और मॉल में देखा गया था। वकील के मुताबिक पीड़िता ने इस दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉग इन किया, दोस्तों को मैसेजेस भेजे और वीडियो तक अपलोड किए। रिपोर्ट्स में यह भी दर्ज है कि जब पुलिस ने उसे ढूंढा तो उसने घर जाने से इनकार कर दिया था। आरोपी पक्ष का दावा है कि लड़की अपनी मर्जी से घर से गई थी क्योंकि उसके पास फोन था और फिर भी उसने अपने परिजनों से संपर्क नहीं किया। हालांकि मामले में पीड़िता का बयान कानूनी रूप से सबसे अहम माना जाता है और इसी आधार पर घटना को सत्य माना गया है। आलोक सौरभ है, ये जो फ्रांस का मशहूर गैंग रिपोर्ट की एसआईटी की रिपोर्ट आ गई जी है। देखिए, एसआईटी रिपोर्ट में पुलिस ने खाना पूर्ति का काम किया है। हालांकि फिर भी एसआईटी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लड़की 29/3 को अपने घर से निकलती है और परिवारीजनों द्वारा 4 तारीख को लालपुर पांडेपुर थाने में सूचना दी जाती है। तो पहले ही यह स्पष्ट है कि 29 से 3 दिन ये और 3 दिन 6 दिन से ज्यादा हो गई। अब 6 दिन बाद उनके परिजनों द्वारा थाने में सूचना दी गई, उसके पहले कोई सूचना नहीं दी गई। एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है। और फिर दूसरी चीज ये है कि लड़की, एसआईटी रिपोर्ट में साफ है कि लड़की स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ आती जाती दिखाई दी है, जिसमें कुछ दिन बीच घटनाक्रम में ही 29 से 4 के बीच में ही वह अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जूडियो मॉल में और घाट के आसपास वो घूमती है स्वतंत्र रूप से। और इस दौरान वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों का मोबाइल लेके अपना इंस्टाग्राम लॉगिन भी की है, उनके मोबाइल फोन से बातचीत भी की है। और लड़की ने जब सबसे बड़ी बात है, एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि लड़की को जब उसकी सहेली के घर से पुलिस ने बरामद किया तो लड़की अपने घर जाने से इनकार कर रही थी। लड़की अपने घर नहीं जाना चाहती, जो कि साफ परिलक्षित है कि लड़की स्वयं अपने घर से निकली थी, वो घर नहीं जाना चाहती थी और घटना के दौरान भिन्न भिन्न जगह पे घूमती भी रही, लोगों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करती रही, अलग जगहों पर आती जाती रही। यदि कहीं भी लड़की के मन में इस प्रकार का भाव होता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो जब लोगों का मोबाइल लेकर अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर रही है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है, उसने अपलोड किया हुआ है, लोगों के मोबाइल फोन लेकर कॉल कर रही है, बात कर रही है, लेकिन उस दौरान उसने अपने घर पे कोई सूचना नहीं दी, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि घटना वैसी नहीं है जैसी इसको बता दी गई है। ठीक है, लोगों का अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसमें लड़की स्वतंत्र रूप से गई है और एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले के निर्णय दिए हैं उसमें साफ उल्लेख है इन चीजों का कि पीड़िता का जो बयान है 164 का, वह काफी महत्वपूर्ण होता है और उस बयान के आधार पर इस घटना में आरोपित जो घटना घटित हुई उसको सही माना जा रहा है। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट खाना पूर्ति की तरह इसमें अभियुक्तों की तरफ से कोई भी बात पुलिस ने नहीं बताई है। पीड़िता की बात तो पुलिस ने बता दी कि जो पीड़िता है वो वास्तविकता यही कि वो अपने घर से 29/3 को निकलती है, परिजन 4 तारीख को सूचना देते हैं, पीड़िता भिन्न भिन्न जगहों पर जाती है, आती जाती दिखाई दी है। उन्होंने जो भी सीसीटीवी फुटेज या जिन चीजों का अवलोकन किया है उससे दिखाई दी और कई लोगों के मोबाइल फोन से उसने अपना इंस्टाग्राम भी चलाया हुआ है। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िता के पास यह पूरा समय था, पूरा वक्त था कि वो अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो रही तो लोगों को इन्फॉर्म कर दे, अपने घर बता दे। उसमें एसआईटी रिपोर्ट में यह चीज लिखी हुई कि पीड़िता जब गई तो मेडिकल जांच कराने से भी उसने मना कर दिया, उसने आंतरिक और बाह्य परीक्षण कराने से मना किया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उनके परिजनों को समझाया, तब जाके उसने अपना मेडिकल कराया और पीड़िता घर जाने से भी इनकार कर रही थी। तो वास्तविकता यही है कि कहानी कुछ और है, बाद में कुछ और बना दी गई कहानी को
और इसमें एक केस में एक चार्जशीट भी आई है। राज खान जो आरोपी है उसके खिलाफ चार्जशीट आई है, उसमें बैड टच का आरोपी है वो, और रेप का आरोप उसमें नहीं बताया गया है चार्जशीट में भी। और एसआईटी रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन चूंकि पीड़िता का 164 का बयान वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार है, इसलिए उसमें पीड़िता को महत्व दिया गया है, पीड़िता के बयान को, तो घटना को घटित माना जा रहा है। अभी आगे भी देखिए क्या होता है, चार्जशीट आती है उसके आधार पर क्या चीजें सही होती हैं। हालांकि सच्चाई तो इसी से स्पष्ट हो रही है कि जब पीड़िता अपने घर नहीं जाना चाह रही थी, 29/3 को जा रही है, 6 दिन बाद पुलिस के यहाँ रिपोर्ट दर्ज हो रही है। जब पकड़ी गई तो बताया अपने घर नहीं गई, वो अपनी सहेली के यहाँ थी, अपनी सहेली के साथ घूम रही थी, लेकिन उसने न घर पे सूचना दी न पुलिस को सूचना दी। इस एसआईटी रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में गैंगरेप, चूंकि मेडिकल परीक्षण हुआ है, मेडिकल परीक्षण में रेप की पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन उसके कई चूंकि ऑन कैमरा इन चीजों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बहुत सारे कारण है, वो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता उन चीजों को। लेकिन फिर भी चूंकि पीड़िता स्वतंत्र रूप से गई है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है एसआईटी रिपोर्ट में कि पीड़िता स्वतंत्र रूप से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ आती जाती पाई गई है। तो जब स्वतंत्र रूप से जहां पे वो शब्द आ गया तो रेप तो नहीं कहा जाना चाहिए उस चीज को, क्योंकि आप स्वयं गई हैं, आप अब ये भगवान जाने, लेकिन चूंकि स्वतंत्र रूप उसमें जिक्र है इस बात का, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर आपके जो क्लाइंट है वो क्या क्या होगा इनका? देखिए, अब चूंकि इस एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 164 के बयान का महत्व है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्देश है, 164 का बयान महत्वपूर्ण है, उससे माना गया है कि पीड़िता जो भी 164 के बयान में कहती है वो माना जाएगा, वो घटना घटित उस आधार पर मानी जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो रेप ही माना जा रहा है। लेकिन चूंकि इसकी जांच यदि विधिवत हो तो बहुत कुछ दूसरी बातें भी निकलकर सामने आ सकती हैं। एसआईटी रिपोर्ट में अभियुक्तों की तरफ से कुछ नहीं है, बस इस बात का थोड़ा दुखद पहलू एसआईटी रिपोर्ट का। कानूनी कार्रवाई क्या होगी इसके बाद? कानूनी कार्रवाई देखिए, अब पुलिस को चार्जशीट इसमें पेश करना है, जुलाई के लास्ट तक ही चार्जशीट अपनी पुलिस पेश करेगी। उस चार्जशीट में देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि रेप के आरोप तो पहले आरोपी को तो चार्जशीट में रेप का आरोप नहीं है उनके ऊपर, और आरोपियों का देखा जाएगा कि क्या होता है। जी हाँ, सभी लोग आरोपियों की जमानत नहीं हुई है। 14 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सारे अभियुक्त अभी जेल में ही हैं। तो आगे अपील कुछ करेंगे या इस रिपोर्ट को क्या करेंगे? नहीं, अब चार्जशीट आ जाए तो उसके बाद चार्जशीट के आधार पर ही कुछ अपील की जा सकती है। हम लोग बढ़ते अगली खबर क्यों। चिनाब नदी में जल स्तर बढ़ा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कहा है कि हमने लोगों को किसी भी जल निकाय, खासकर चिनाब नदी के पास जाने से रोकने के लिए आदेश जारी किया है। गर्मी के मौसम में लोग अक्सर साहसिक गतिविधियों के लिए यानी पानी में उतर जाते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने साफ किया है कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, एक हमने ऑर्डर निकाला है, इनफैक्ट नोटिस नहीं है, अंडर सेक्शन 163 BNSS, जिसमें हमने प्रोहिबिट किया है लोगों को वाटर बॉडीज के क्लोज जाने में। आप जानते हैं गर्मियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग फॉर फन पर्पसेस, फॉर काइंड ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज पानी में जाके तैरने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली देखा है, आज भी यूराई में तकरीबन हमारे 15-20 बच्चे थे जो पानी में नहा रहे थे, तो फिर SHO साहब वहां गए, उनको रोका, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। कभी पता नहीं होता कि पीछे भरत में फ्लैश फ्लड हो, राई में बच्चे बह जाए। तो मेरी हर एक से अपील रहेगी। मैं अपने ऑर्डर के बारे में तो बताऊंगा कि ऑर्डर में हमने बार किया है लोगों को वाटर बॉडीज के पास जाने से, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, बिकॉज ये जानलेवा है इस टाइम, और स्पेशली इस एक हफ्ते में जब प्रेडिक्शन है कि अचानक बारिशें होंगी, अचानक फ्लैश फ्लड्स आएंगे। और आपने देखा हाल ही में कल रात को भी फ्लैश फ्लड्स आए, तकरीबन 5 दिन पहले भी फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो दूसरा मेरा जो लोगों से अपील रहेगी वो यही रहेगी कि प्लीज अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें, उनको पानी के पास ना जाने दें। इनफैक्ट जब नुकसान होता है तो वो सिर्फ आपका नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नुकसान है। एक भी जान अगर जाती है तो दैट इज ए लॉस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हमें आपकी मदद चाहिए, आप बच्चों को कंट्रोल करें। और दूसरा, अगर आपको आपका लाइवलीहुड, जैसे एक फिशरमैन थे जिनकी डेथ हुई, अगर आपको लाइवलीहुड के लिए जाना भी है पानी के पास, अगर आपकी जिंदगी उस पर निर्भर है, तो आप सेफ्टी गियर के साथ जाएं, आप जैकेट पहने। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें कोई मदद चाहिए तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड दैट। आप एटलीस्ट अपने आप को
टाई करके रखें, कुछ कोई सिस्टम रखें और उतना रिस्क ना लें इन चीज़ों के लिए। तो मेरी यही सबसे गुजारिश रहेगी कि फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट फॉर दिस वीक, और अदरवाइज ये ऑर्डर हमारा 3 महीने के लिए निकाला गया पूरे गर्मियों के सीजन के लिए। तो अगर कोई इसको वायलेट करता पाया गया, और आज मेरी पूरी टीम्स ऑन ग्राउंड है, आज हम जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बच्चे हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि एक वार्निंग सबको मिले। बट अगर बच्चे ऐसा करते रहे तो पेरेंट्स पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चीज़ों से बचा जाए। सर हमने भी रात को देखा काफी ऊपर तक जी, इस टाइम चिनाब रिवर में जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो है। अभी डेंजर मार्क ब्रीच नहीं हुआ है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि बारिशें जब होती हैं तो डैम से अचानक पानी छोड़ा जाता है। कल रात के लिए भी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है फॉर फ्लशिंग, तो उसमें भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी है। चिनाब का पानी 2 से 3 मीटर बढ़ सकता है कल शाम को और परसों के लिए। तो सब लोग इससे थोड़ा सा बचें, और क्योंकि चिनाब का जब पानी बढ़ेगा तो चिनाब के जो नाले हैं, जो नीरू रिवर है या फिर जो हमारा कालगुनी रिवर है, पानी उसमें भी बढ़ेगा। जब इवेंचुअली लोअर लेवल पे पानी बढ़ता है तो फिर पीछे भी पानी बढ़ जाता है। तो यू कैन नॉट चैलेंज द नेचर, यू कैन नॉट चैलेंज द वाटर बॉडीज। तो इसमें प्लीज अपनी जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि ये एक हफ्ता पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगली खबर क्या। दिल्ली को मिली 100 नई देवी इलेक्ट्रिक बस से नरेला डिपो का उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए खास और गर्व का दिन है। हमने नरेला में एक अत्याधुनिक बस डिपो का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही दिल्ली को मिली है 100 नई देवी इलेक्ट्रिक बसें। ये बसें दिल्ली की 9 अलग अलग रूट्स पर चलेंगी और हर एक बस यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से लैस होगी। वही सबसे बड़ी बात है कि यह डिपो केवल 3 महीनों में तैयार हुआ है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, कार्यकुशलता और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आज यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित किया है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ। बढ़ते अगली खबर क्यों। आरएसएस सरकारवाह के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तीखा जवाब। आरएसएस का सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि आरएसएस के पास हमेशा आधी से भी कम जानकारी होती है। वे सीधे देश में विद्रोह की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास को घेरने की बात करते हैं और सरकार को काम न करने देने की बात करते थे। और उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस ने आपातकाल का स्वागत क्यों किया। बाला साहेब देवरस ने भी उस समय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आपातकाल की सराहना की थी। जोड़ा गया, ये उसी दौरान जोड़ा गया और जो है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में ये नहीं था, उसको कंसिडर करना। देखो, ये आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है। इमरजेंसी के समय जो स्थिति थी इस देश में, उसकी क्यों नहीं बात करते। जब जिन दलों के साथ ये कहते थे, उन्होंने सामने सीधे सीधे आकर कहने लगे थे कि बगावत हो जाए इस देश के खिलाफ, हम प्रधानमंत्री का घर घेर लेंगे, सरकारें नहीं चलने देंगे। आपने जोर जबरदस्ती से गुजरात की सरकार गिराई, आप जोर जबरदस्ती से पटना में सरकारें गिराना चाहते थे, वो छोड़िए। और ये नहीं बता दें फिर कि फिर आरएसएस ने स्वागत क्यों किया इमरजेंसी का। भाई, खबर तो ये कि बाला साहब देवरस ने लिखा भी प्रधानमंत्री को उस बात की तारीफ करते हुए, उनके तमाम नेताओं ने उसकी तारीफ की। तो ये छोड़िए, संघ कभी कुछ भी बोल देता है, उसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लेनी चाहिए। जहां तक सेकुलर शब्द की बात है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीजें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते। आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया आपने। और एक और चीज है, ये नासमझी की इतनी दिक्कत होती है संघ में। सेकुलर शब्द प्रियम्बल आने से हमारा संविधान सेकुलर नहीं बना। आप आर्टिकल 15 लीजिए, आप इक्वालिटी के आर्टिकल लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि इस देश की सरकारें, इस देश की कानून और न्यायिक व्यवस्था धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भी द्वेष नहीं करेगी, किसी भी तरीके से उनको अलग ट्रीट नहीं करेगी। जब पूरी सारी के सारे धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है और धर्म से नहीं,
कानून से, न्याय से और आस्थाओं के साथ अगर देश चलेगा तो ये एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा होती है, जो सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में आने के पहले भी इस हमारे संविधान की भाषा थी। अब इनको अगर सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि कहां किस किस प्रावधान में पहले से ही सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, ये समझ में नहीं आता, तो फिर क्या कोई आरएसएस को कुछ कह सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरी के आईसीसीसी का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरी में अत्याधुनिक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और इसकी प्रशंसा की। यह केंद्र ओडिशा पुलिस ने घरेलू स्टार्टअप IG ड्रोन्स के सहयोग से विकसित किया है। आखिर क्या है इसकी खासियत? इसमें 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन तकनीक, एंटी ड्रोन सिस्टम, AI आधारित एनालिटिक्स। यह केंद्र विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ICCC आधुनिक भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हुआ है। तो सर उसमें लोग मॉनिटर करते हैं सर, कुछ इन्फो आता है तो हमारा वर्टिकल हेड को बोला जाता है, वहाँ पे टीम जाता है, कुछ होता है सर। हमारे पुराना जो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड इसके साथ शेयर किया होगा, जैसे कोई दिखेगा वो तुरंत दिखा देता है। लेके आए हैं सर, पूरा नेटवर्क में डाले हैं। ये बिग डाटा, ये बिग डाटा इसको AI रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन से क्रिमिनल कौन से कैमरा में कौन से लोकेशन में अभी मैंने सारे अंदर सर पता चल जाए। अगर किसी का फेस अगर हमारे डेटा में है सर तो उसको तुम्हें कहीं दिखेगा तो तुरंत उसको बढ़िया सिस्टम दिया। अगर ड्रोन कहीं ड्रॉप ड्रोन आए, कोई अपना ड्रोन नहीं है, कोई दूसरा ड्रोन कोई डाल दिया सर, बच्चे ऐसे खिलौना ड्रोन डाल दिए तो उसको हम एंटी ड्रोन से न्यूट्रलाइज करके नीचे अच्छा डेटा करेंगे सर। वी कैन गेट टुगेदर एंड वी कैन हैंडल इट, एम्बुलेंस सिस्टम एनीथिंग। तो डिफरेंट पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। संतोष छोटो इधर मैंने रथयात्रा ओडिशा पुलिस टेक्नोलोजी मॉनिटरिंग जो कोर्स स्तर को जाए प्रथम थर के विषय प्रतितुलन कर देते। थैंक यू। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर किया तीखा हमला। RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के बाद से ही संविधान पर लगातार हमला किया है। RSS ने कभी भी संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संविधान की आलोचना की, यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। भाजपा का 2024 का चुनाव अभियान नारा 400 पार इस बात का संकेत था कि वे संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। decision to add the socialist and secular words in the preamble of our constitution, and so do the Son of Faith Minister just said in his press conference. Some people take the constitution copy in their hand, but intent is different from inside, and they have not apologized for what they have done in the past in 1975. And so do the RSS leader is talking about the From November 30th, 1949, the RSS has attacked this constitution. This constitution of India that was made by the Constituent Assembly, the chief architect of which was Dr. Ambedkar, and Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajendra Prasad, so many other members of the Constituent Assembly were involved in the drafting of the constitution. The RSS never accepted this constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manu's Smriti. They assaulted the constitution at every step. And they have 2024 Prime Minister's election slogan was 400 par, ab ki bar. Why? So that they could they could change the constitution. And Prime Minister's close advisors, MPs, economic advisors were calling for a new constitution. Now, as far as what the RSS leader has said yesterday, I would just make a request to him. Just take a few minutes, take the trouble of reading this judgment of the Supreme Court given by the Chief Justice, the then Chief Justice, Sanjeev Khanna,
on the 25th of November 2024. It's not even a year old. It's only 7 months ago that the Supreme Court on this very issue, which the RSS leader is raising, has given a judgment. Please read this judgment and then make all sorts of make these statements. So this is completely goes against the basic structure. It goes against the Supreme Court has dealt with the history of what happened in the preamble, what happened to the 42nd Amendment, how the 44th Amendment came. 44th Amendment undid the 42nd Amendment, and 44th Amendment was brought in by Morarji Desai when he was Prime Minister. It was supported by Srimati Indira Gandhi. As she was not a Prime Minister. By then she had become a member of Parliament. She had been elected from Chikmagalur in December 78. So all this has been dealt with very beautifully. 7-page. Normally Supreme Court judgments are very long, but this is a 7-page judgment, very pointedly. Justice Khanna, 2 judge bench, Justice Khanna, Sanjeev Khanna, Chief Justice, and Justice Sanjay Kumar, have given this judgment, saying how secularism and socialism are part of the basic structure of the Constitution. So I request Mr. Hosabale to take the trouble to read the Supreme Court judgment. बढ़ते अगली खबर क्यों। कवि कुमार विश्वास ने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मजबूत स्तंभ बताया। कवि कुमार विश्वास ने कहा है कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ही वो शख्स थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और राजत्व को 30-40 साल पहले राज्य बनने से भी पहले मजबूती से अभिव्यक्त किया था। मैं उनसे पहली बार 1991 में मिला था। आज भी हम उनके बिना छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं कर सकते। दुर्ग के एक छोटे से शहर से निकलकर वे एक लोकप्रिय कलाकार बन गए। वे राजनेताओं की खुलकर और स्वस्थ आलोचना करते थे। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी आज से नहीं, बेमेतरा के प्रवास के समय से और आयुर्वेदिक कॉलेज में जूनियर की हैसियत से, 1 साल छोटे थे, 1 साल जूनियर थे, मगर बहुत नजदीक से उनके साथ संबंध रहा और एक ऐसी आवाज जो छत्तीसगढ़ से चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ी को सम्मानित करने का, प्रतिष्ठित करने का और आज की अद्भुत विधा जो सबको, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को लगातार हंसाते रहे, वो कला सुरेंद्र जी में थी। और छत्तीसगढ़ में उससे लोकप्रिय किसी गांव में, किसी शहर में, किसी गली में, हिंदुस्तान में चले जाए तो ब्लैक डायमंड का कोई मुकाबला नहीं। आज वो आवाज खामोश हो गया जो छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि करता रहा, छत्तीसगढ़ की आवाज बन के चलता रहा और उतना ही सरल सादी का जीवन, सारे कार्यक्रम में उपस्थिति, तो वो हमेशा हमेशा के लिए सुरेंद्र जी एक याद छोड़ चले गए। निश्चित रूप से अचानक उनका जाना, यानी किसी को स्तब्ध रह गए, शॉक्ड रह गए कि कल तो वो गाना सुना रहा था और कविता सुना रहे थे और कविता सुनाते सुनाते चले जाना बहुत ही दुखद है और पूरा छत्तीसगढ़ और उनके चाहने वाले देश में सभी दुखी हैं। मैं अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। शोकाकुल परिवार इस कष्ट को सहने की क्षमता दे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। 40 वर्षों में देश में और विश्व में छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और इस राज्य का राज्य बोध, इसके प्रभाव में आने से पहले भी अगर कोई एक कलाकार बड़ी शक्तिमत्ता के साथ, बड़ी प्रतिभा के साथ, बड़ी उन्मुक्तता के साथ रख रहा था तो वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। मेरा उनसे परिचय और 1991 का है जब उन्होंने पहली बार हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। अब इतना लगभग 35 वर्ष का आसपास का समय हो गया। मैंने उसमें पूरा समय देखा कैसे बेमेतरा के एक छोटी सी जगह से वो दुर्ग आए और दुर्ग से रायपुर आए, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई। और हम सब के लिए तो क्योंकि परसों ही मेरी बात हुई थी उनके स्वास्थ्य के विषय में, मैंने आशु से पूछा था, उसने कहा चाचा सब ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक है और हम अभी भी छत्तीसगढ़ बिना सुरेंद्र दुबे के महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देश का कोई बड़े से बड़ा कवि हो, चाहे, चलिए मैं तो इतना नाम मेरा नहीं है, कोई भी देश का बड़ा कवि हो,
छत्तीसगढ़ के किसी भी मंच पर उसकी आभा, उसकी तालियां, उसकी स्वीकार्यता सुरेंद्र दुबे से नीचे ही रहती थी। सर, आपने भी बहुत बार स्टेज शेयर किया और ये भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि वो चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों या अपोजिशन को, वो अच्छे क्रिटिक भी रहे हैं। देखिए, कभी तो वैसे भी स्वस्थ आलोचक होता है और सबसे अच्छी बात है कि जिस दल के प्रति बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा सेवानिवृत्ति के बाद जुड़ी, उस दल के प्रति भी, उस दल के समस्त बड़े लोगों के सामने खड़े होकर वो अपनी बात कहते थे और ये राजनेताओं की भी महत्ता है कि वो उसे स्वीकार करते थे। और मैं तो मुझे पिछली सरकार की भी याद है, कांग्रेस सरकार के समय में भी हमारे मित्र जो उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके सामने भी उन्होंने ऐसी बात कही और उन्होंने भी कभी भी इन बातों को नोटिस नहीं लिया। मेरी इस बात पर चर्चा भूपेश भाई से लगातार होती थी कि भाई उनकी प्रतिबद्धता उस विचारकी के प्रति है, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी का जाना छत्तीसगढ़ समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैंने उन्हें अमेरिका में, दुबई में, शारजाह में, लंदन में अपने साथ देखा। एक छोटे से हॉल में जहां 2000 अप्रवासी भारतीय हैं, उनमें हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग 10-15 हों, लेकिन वो अपना जो आधा पौन घंटा लेते थे, उस आधा पौन घंटे में आधे से अधिक समय छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए और हमें इससे उबरने में और छत्तीसगढ़ को उबरने में समय लगेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा 2025 में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। अमरनाथ यात्रा में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। आईजीपी जम्मू BS टूटी ने बताया है कि लखनपुर से बनिहाल तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेहरे की पहचान वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। आईजीपी ने बताया कि बसंतगढ़ में मुठभेड़ जारी है। 4 आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। देखिए, पूरे स्ट्रेच में यदि हम लखनपुर से बनिहाल तक की बात करें, एक बहुस्तरीय सुरक्षा या मल्टी टियर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट इस बार हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले यह नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन इस बार उसकी व्यवस्था पहले से मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से की जा रही है। इस बार आरोपी जैसे अपने कठुआ में एक्स्ट्रा लगाई गई है। इस बार लखनपुर से लेकर के जो जम्मू का स्ट्रेच है, पहले वहां रोड ओपनिंग पार्टी की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार उसकी भी व्यवस्था की गई है। और सर, टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज हो रहा है? जैसे CCTV पूरे NH के स्टेज पर CCTV कवरेज है और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉयड है। सर, जिससे ड्रोन भी एक थ्रेट है, तो उसके लिए भी क्या तैयारी है? जैसे मैंने पहले कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करने की आवश्यकता है और उसका इस्तेमाल जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां हम करेंगे। सर, अभी जिस तरह बसंतगढ़ में भी एनकाउंटर चला, उसका क्या अपडेट है सर? बसंतगढ़ में ये एनकाउंटर कल से चल रहा है। 4 आतंकवादी थे, जिसमें से एक को हम लोगों ने कल ही न्यूट्रलाइज किया, बाकी 3 की तलाश आज जारी है। सर, अमरनाथ यात्रा पर सर कितना टोटल जो कंपनीज हैं, कितना रेवेन्यू है? तकरीबन 183 कंपनी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है पूरी व्यवस्था में, पूरे जम्मू जोन में। थैंक यू सर। बढ़ते अगली खबर की ओर। शेरवुड कॉलेज के छात्रों से बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दीवारों पर आदर्श वाक्य टांगने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने लक्ष्य समाज, मानवता और राष्ट्र के कल्याण के लिए निर्धारित करें। I appeal to parents. Parenthood is the most important obligation you owe not only to your children but to the entire humanity. And so please do not stress your children. Don't decide what their object in life is. If you will decide, all of them will end up being in pursuit of money, in pursuit of power. Where would we have scientists? Where would we have astronomers? Where would we have people who define destiny for the entire globe? बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदी विरोधी नहीं है महाराष्ट्र के लोग, शरद पवार बोले इसे थोपना सही नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर बढ़ते विरोध के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार अपनी प्रतिक्रिया दी। पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसे थोपना नहीं जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं है, लेकिन पहली कक्षा से 4वीं तक के विद्यार्थियों पर यह भाषा थोपना उचित नहीं है। पत्रकारों से बात के दौरान पवार ने कहा कि देश की 55% आबादी हिंदी बोलती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शरद पवार की यह टिप्पणी महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच आई है, जो पिछले सप्ताह राज्य सरकार द्वारा एक संशोधित आदेश जारी करने के बाद शुरू हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
बीएलडब्ल्यू ने बनाए 3300 एचपी के केप गेज डीजल इलेक्ट्रिक इंजन। बीएलडब्ल्यू ने 3300 एचपी क्षमता वाले केप गेज डीजल इलेक्ट्रिक इंजन बनाए हैं, जिन्हें मोजाम्बिक को निर्यात किया जाएगा। रेलवे बोर्ड में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया है कि हम न केवल घरेलू मांग के अनुसार इंजन बना रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मांग को भी पूरा कर रहे हैं। पिछले महीने मरहौरा से इंजनों को निर्यात शुरू हुआ है। आज 10 इंजन मोजाम्बिक भेजे जाएंगे, जिनका निर्माण वाराणसी में किया जा रहा है। लोकोमोटिव उत्पादन में भारतीय रेल की जो विभिन्न उत्पादन इकाइयां हैं, उन्होंने सिद्धता हासिल की है और भारतीय रेल की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप तो हम लोग लोकोमोटिव बना ही रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के अनुरूप भी हम लोग उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले महीने हम लोगों ने जो अपना मरहौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट है, वहां से गिनी गणराज्य को लोकोमोटिव भेजना चालू किया और अब 10 लोकोमोटिव हम लोग भेज रहे हैं मोजाम्बिक को। ये जो लोकोमोटिव 10 हैं वह बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जा रहे हैं। 3300 हॉर्स पावर की क्षमता वाले केप गेज के लोकोमोटिव जो है डीजल इलेक्ट्रिक सुविधाओं से युक्त हैं और इसमें से 2 लोकोमोटिव की सप्लाई जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जून महीने में मोजाम्बिक देश को भेजा गया है। बाकी जो 8 लोकोमोटिव हैं वह दिसंबर 2025 तक वहां भेजे जाएंगे। ये जो केप गेज है यह है हमारा जो अपना भारतीय रेल का नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज सिस्टम है, उससे थोड़ा सा भिन्न है। केप गेज मेनली अफ्रीका और जापान में यूज किया जाता है और इसके तहत 1.067 मीटर की जो वाइड है रेलवे लाइन की, उसके हिसाब से लोकोमोटिव तैयार किए जाते हैं। तो बनारस लोकोमोटिव फैक्ट्री में भी और उसी तरह से जो मरहौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है वहां पर हम लोगों ने ट्रैक की डिजाइनिंग किस हिसाब से तैयार की है कि एक साथ कई प्रकार के लोकोमोटिव जो हैं डिमांड के हिसाब से हम लोग वहां पर तैयार कर सकें। तो जी ये जो लोकोमोटिव जा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों से युक्त है। इसमें रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर, बहुत ब्यूटीफुल कैब, आरामदायक सीटें, साथ ही शौचालय जैसी सुविधाएं भी लोको पायलट के लिए उपलब्ध कराई गई है और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के इनिशिएटिव से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय लोकोमोटिव्स की, भारतीय रेलवे से जुड़े हुए अन्य कंपोनेंट्स की डिमांड जो है उसमें वृद्धि होगी, भारतीय रेल की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। सर, जो ये लोकोमोटिव भेजे जा रहे हैं, लोकोमोटिव होंगे इलेक्ट्रिक होंगे या डीजल होंगे, किस तरह के ये लोकोमोटिव हैं? ये जो केप गेज के लोकोमोटिव हैं ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं और इनको दोनों गेज में हम लोग यूज कर सकते हैं। इस ढंग से बनाया गया है। सर, एक चीज जो अब नई पेज, मीटर गेज, क्या अंतर होता है इनमें? देखिए, हर प्रकार के गेज में जो पटरी है उनके बीच की चौड़ाई अलग अलग होती है। जैसे ब्रॉड गेज में जो 2 पटरियां होती है रेलवे लाइन में, आप देखेंगे 2 रेल बिछी होती है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसके दोनों के बीच की जो चौड़ाई होती है वह 1.676 मीटर की होती है और भारत में सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज ही यूज होता है। पहले हम लोग नैरो गेज और मीटर गेज थे, उनका भी अब गेज कन्वर्सन करके हम लोगों ने सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर लिया है। नैरो गेज की बात करें तो वह 0.762 मीटर का नैरो गेज होता है और कई जगह पर तो नैरो गेज जो है वह 0.610 मीटर का भी होता है, यानी कि 2 फीट का भी नैरो गेज होता है, 2 फीट 6 इंच का भी नैरो गेज होता है। मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच के जो चौड़ाई है वह 1 मीटर की होती है, जबकि केप गेज जिसकी चर्चा चल रही है अभी, इसमें जो चौड़ाई है वह 1.067 मीटर की होती है। सर, जो इस तरह की जब ऑर्डर आती है कि किस तरह से ये लोकोमोटिव तैयार करना है और अगर ये ट्रेनिंग दी जाती है तो कहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है? लोकोमोटिव के जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन उसकी जो विड्थ है उसको गेज के हिसाब से संतुलित करना पड़ता है। उसी तरह से टेस्टिंग के लिए अलग अलग किस्म के ट्रैक जो है वो प्लांट के अंदर लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो प्लांट है वाराणसी में या जो प्लांट मरहौरा में है, वहां पर एक साथ ब्रॉड गेज, मीटर गेज और केप गेज, इन तीनों के टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड के हिसाब से हम लोग उत्पादन करते हैं और वहां भेजते हैं। अब वक्त हो चलो दर्शकों, ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय, हेलो, नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।